नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी संसद में घिरी मोदी सरकार की, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर यादव पर हुए एक्शन की, देखेंगे महाराष्ट्र एनडीए में मचे बवाल को, किसानों की सरकार को चेतावनी को, जानेंगे क्यों इंडिया गठबंधन के आगे झुका चुनाव आयोग, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे स्विट्जरलैंड से भारत को लगे झटके को। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। साउथ कोरिया में इमरजेंसी लगाने वाले राष्ट्रपति हटाए गए, महाभियोग प्रस्ताव पास, अब पीएम चलाएंगे देश, संसद के बाहर प्रदर्शनकारियों ने मनाई खुशी। सीएम उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान, कहा जब तक जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है तब तक आतंकी हमलों को रोकने की जिम्मेदारी मेरी नहीं एलजी की। संभल विवाद पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान, कहा हमें खोदना नहीं है, हमें नए रास्ते खोजने हैं। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने सरकार पर साधा निशाना, कहा महाराष्ट्र सरकार को आरएसएस कार्यालय के सामने ईवीएम का सबसे बड़ा मंदिर बनाना चाहिए। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। लोकसभा में लगातार दूसरे दिन संविधान पर चर्चा हुई। आज विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बोलते हुए सरकार पर संविधान को कमजोर करने का आरोप लगाया, तो एआईएमआईएम के चीफ ओवैसी ने देश में हिंदू मुस्लिम टकराव को बढ़ाने के लिए मोदी सरकार पर बड़े आरोप लगाए। एक दिन पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने संसद में मोदी सरकार पर तीखे हमले किए थे, लेकिन आज खबर आई कि उनके भाषण के कुछ हिस्से सदन के रिकॉर्ड से हटा दिए गए हैं। तो आज क्या कुछ हुआ लोकसभा में, देखिए इस रिपोर्ट में। संसद में संविधान पर हुई चर्चा में आज विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तीखे हमले किए। उन्होंने कहा कि हमारी जो विचारधारा है, इंडिया गठबंधन की विचारधारा है, वो देश में संविधान लाई है। हम मिलकर संविधान की रक्षा करते हैं। आज ये बात सबके सामने है कि राजनीतिक समानता खत्म हो गई है, सारे संस्थानों पर कब्जा कर लिया गया है, सोशल फाइनेंशियल इक्वालिटी नहीं रह गई है। हम देश को दिखाना चाहते हैं कि किन लोगों का और कहां अंगूठा काटा है। हम दलितों, आदिवासियों, किसानों को ये दिखाना चाहते हैं कि आपने किसका अंगूठा काटा है। मैंने वादा किया था, इसी संसद में हम जातिगत जनगणना को लागू करेंगे, 50% रिजर्वेशन की दीवार को हम तोड़ेंगे, आपको जो कहना है कह लो। राहुल ने कहा कि बीजेपी सावरकर की पूजा करती है। सावरकर के शब्द थे, भारत के संविधान के बारे में सबसे बुरी बात यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। क्यों आज बीजेपी सावरकर के शब्दों के साथ है? राहुल ने संसद में संविधान और मनुस्मृति को दिखाते हुए कहा कि यूपी में एक लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ, आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, पीड़ित लड़की की जान ले ली जाती है, सीएम झूठ बोलते हैं। ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है, आपकी किताब में लिखा है। यूपी में बीजेपी का राज है तो वहां मनुस्मृति लागू हो रही है। वहीं राहुल गांधी से पहले एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदाय, धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्था स्थापित करने और बनाए रखने का अधिकार देता है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि वक्फ का संविधान से लेना देना नहीं है। प्रधानमंत्री को अनुच्छेद 26 कौन पढ़ा रहा है? सरकार का लक्ष्य वक्फ संपत्तियों को छीनना है। इससे पहले प्रियंका गांधी ने यह आरोप लगाया कि उन्होंने एक दिन पहले अदानी को लेकर सरकार पर जो आरोप लगाए थे उसमें से अदानी का नाम हटा दिया गया है। आखिर अदानी को कौन बचा रहा है? बाद में पीएम मोदी ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देने की जगह कांग्रेस की पहले की सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की और इंदिरा गांधी के समय लगाए गए आपातकाल का मुद्दा उठाया। संसद में मोदी सरकार बुरी तरह से घिरती दिखाई दे रही है, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर यादव पर ही एक्शन होता दिखाई दे रहा है। राज्यसभा में उनके खिलाफ महाभियोग का नोटिस दिया गया है, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी उनके क्षेत्राधिकार में बड़े बदलाव किए गए हैं। जस्टिस यादव पिछले दिनों विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में बयानबाजी के बाद से ही चर्चाओं में हैं। तो कैसे मुश्किल में फंसते दिख रहे हैं जस्टिस यादव, देखिए इस रिपोर्ट में। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर कुमार यादव ने कुछ दिन पहले प्रयागराज में विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में बयान दिया था, जिस पर जमकर हंगामा मचा हुआ है। उनका वह बयान अब उन पर भारी पड़ गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के आदेश पर नया रोस्टर जारी किया गया है, जो 16 दिसंबर से प्रभावी होगा। इसमें जस्टिस शेखर यादव की बेंच बदल दी गई है। अब वो सिविल मामलों की प्रथम अपील का काम देखेंगे। अभी तक वे दुष्कर्म, सेक्सुअल हैरेसमेंट और बड़े आपराधिक मामलों की जमानत के मामले सुनते थे। दरअसल जस्टिस शेखर यादव ने प्रयागराज में विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में मुसलमानों को लेकर तीखा बयान दिया था।
उन्होंने कहा था कि जब आप अपने बच्चों के सामने जानवरों को काटेंगे तो उनमें दया का भाव कैसे आएगा। इसीलिए कहने में कोई झिझक नहीं है कि ये भारत है और ये अपने बहुसंख्यकों की इच्छा के अनुसार चलेगा। जस्टिस यादव के बयान के बाद से ही देश भर में हंगामा मचा हुआ है, क्योंकि ये बयान किसी नेता का नहीं बल्कि हाई कोर्ट के जज का है। इसके बाद जस्टिस यादव के बयान के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट से मामले की डिटेल मांगी थी। राज्यसभा में उनके खिलाफ अभियोग चलाने का नोटिस भी दे दिया गया है। इस नोटिस पर 55 सांसदों ने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। जस्टिस यादव मुश्किल में फंसते दिख रहे हैं तो मुश्किल में एनडीए भी नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में सियासी घमासान तेज हो गया है। एक बार फिर मंत्रिमंडल का विस्तार टल गया है। अजित पवार की शरद पवार से नजदीकियां बढ़ने की खबर सामने आ रही है। वहीं एकनाथ शिंदे की नाराजगी के बीच अब वो बीजेपी नेता के ही निशाने पर आ गए हैं। बीजेपी विधायक आशीष शेलार ने शिंदे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो क्या है महाराष्ट्र एनडीए का ताजा हाल, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में सियासी उथल-पुथल मची हुई है। एनडीए में मंत्रिमंडल के बंटवारे पर सहमति नहीं बन पा रही है। ऐसे में एक बार फिर मंत्रिमंडल का विस्तार टाल दिया गया। जानकारी के मुताबिक अब 15 दिसंबर को सभी विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे, जो पहले 14 दिसंबर को होना था। दरअसल एनडीए में विभागों के बंटवारे के लिए सहयोगी दल अपनी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद की जगह डिप्टी सीएम पद की शपथ तो ले ली, लेकिन विभागों को लेकर वो कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। बैठकों के कई दौर बीत जाने के बावजूद शिंदे को मनाने में बीजेपी कामयाब नहीं रही। इस बीच उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की है। उनकी इस मुलाकात की खबर ऐसे वक्त पर आई है जब बीजेपी विधायक आशीष शेलार ने एकनाथ शिंदे के खिलाफ शिकायत की है। उन्होंने बीएमसी कमिश्नर को पत्र लिखते हुए शिंदे सरकार के कार्यकाल में 6000 करोड़ की सड़क सीमेंटिंग प्रोजेक्ट में घटिया क्वालिटी के सामान के उपयोग का आरोप लगाया है। बीजेपी विधायक ने मामले में जांच के साथ ही दोषी के खिलाफ उचित कार्रवाई की भी मांग की है। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि अब बीजेपी की तरफ से शिंदे को डराकर अपने खेमे में करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बीजेपी की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हो रही। अजीत पवार भी बीजेपी की टेंशन बढ़ाते दिखाई दे रही हैं। चाचा शरद पवार को लेकर उनका रुख नरम होता दिख रहा है। ऐसे में उनकी घर वापसी की चर्चा जोर शोर से शुरू हो गई है। इस बीच एनसीपी एससीपी विधायक रोहित पवार की मां सुनंदा पवार ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के लोग चाहते हैं कि शरद और अजीत पवार साथ आ जाएं। उनके इस बयान ने महाराष्ट्र का सियासी पारा हाई कर दिया है। पार्टी की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने उप मुख्यमंत्री अजीत पवार से मुलाकात भी की, लेकिन बीजेपी की राह आसान नजर नहीं आ रही। महाराष्ट्र में बीजेपी की राह आसान नजर नहीं आ रही है। बीजेपी अपने सहयोगियों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, तो किसान अपनी कई मांगों के लिए केंद्र पर दबाव बनाने के लिए मार्च कर रहे हैं। किसान केंद्र सरकार पर बातचीत करने का भी दबाव बना रहे हैं और इसी के चलते आज फिर उन्होंने दिल्ली कूच किया। इस दौरान किसान और पुलिस के बीच बहस देखने को मिली। तो क्या कुछ हुआ किसानों के दिल्ली कूच के दौरान, देखिए इस रिपोर्ट में। शंभू बॉर्डर से एक बार फिर 101 किसानों का जत्था दिल्ली के लिए रवाना हुआ, लेकिन पुलिस ने उन्हें घग्गर नदी पर बने पुल पर की बैरिकेडिंग पर रोक लिया। इस दौरान किसान और पुलिस के बीच बहस हुई। 40 मिनट तक पुलिस से बहस के बाद किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जिसमें लगभग 17 किसान घायल हो गए। करीब 2 घंटे के बाद किसानों के जत्थे को वापस बुला लिया गया। किसानों का आरोप है कि पुलिस ने रॉकेट लॉन्चर से गोलियां चलाई, घग्गर नदी का गंदा और केमिकल वाले पानी का इस्तेमाल किया। इस दौरान एक किसान ने अपनी जान लेने की कोशिश की। उसने सल्फास निगल लिया। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद किसान नेता सरवन सिंह पंधेर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 101 किसानों पर बल प्रयोग किया, तोपों का इस्तेमाल कर हमारे ऊपर रासायनिक पानी फेंका गया, आंसू गैस के गोले भी फेंके गए। 17 किसान घायल हो गए, जिनमें से कई की हालत गंभीर है। इस दौरान पंधेर ने कहा कि 16 दिसंबर को पंजाब छोड़कर पूरे देश में ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। 18 दिसंबर को पंजाब में रेल रोको अभियान चलाया जाएगा। 18 तक कोई जत्था दिल्ली कूच नहीं करेगा। ऐसे में मार्च के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने अंबाला जिले के 12 गाँव में इंटरनेट बैन 18 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। ऐसे में सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। किसानों ने मोदी सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है, तो चुनाव आयोग भी इंडिया गठबंधन के दबाव में नजर आ रहा है। चुनाव आयोग ने दिल्ली में वोटर लिस्ट के स्पेशल समरी रिवीजन के संबंध में आम आदमी पार्टी और बीजेपी की चिंताओं और सवालों को लेकर निर्देश जारी किया है। आयोग ने दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी को निर्देश दिए हैं। तो क्या है ये निर्देश, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में।
हरियाणा के बाद महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों को लेकर इंडिया गठबंधन लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहा है। इंडिया का आरोप है कि बीजेपी ने महाराष्ट्र चुनाव के दौरान कई सीटों से मतदाताओं के नाम काटे थे, जिसके चलते महाराष्ट्र में एनडीए को जीत मिली है। इस बीच दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि वह चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को अंतिम रूप देने में पारदर्शिता सुनिश्चित करे। साथ ही चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के साथ दावे और आपत्तियों की सूचियों का नियमित आदान प्रदान करने का भी निर्देश दिल्ली चुनाव कार्यालय को दिए हैं। इसी के निर्देश के अनुसार इन्हें सीईओ दिल्ली की वेबसाइट पर अपलोड भी करना अनिवार्य होगा। बता दें कि चुनाव आयोग की कोशिश है कि पार्टियों के द्वारा उठाई गई आपत्तियों के लिए एक पारदर्शी समाधान प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए, ताकि 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची में बदलाव सटीक और निष्पक्ष हो। इस प्रक्रिया के तहत चुनाव आयोग ये सुनिश्चित करना चाहता है कि मतदाता सूची में फर्जी या अनाधिकृत एंट्री की संभावना को न्यूनतम किया जाए, साथ ही योग्य मतदाताओं को हटाए जाने से भी बचाया जाए। दरअसल अभी हाल ही में हुए चुनावों को देखते हुए दिल्ली चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन पहले से ही सतर्क नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से मिलकर यह आपत्ति जताई थी कि वैध मतदाताओं का नाम बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है और ऐसा बीजेपी के शह पर हो रहा है। वहीं बीजेपी की ये मांग थी कि अवैध प्रवासी और घोस्ट वोटर्स को सूची से हटाया जाए। इन्हीं शिकायतों के मद्देनजर आयोग ने प्रावधानों और दिशा निर्देशों का पालन करने पर जोर देने के लिए कहा है। मतदाताओं को हटना केवल चुनावी पंजीकरण अधिकारी की सत्यापन प्रक्रिया पर ही निर्भर होगा, विशेष रूप से तब जब किसी मतदान केंद्र पर हटाने की दर 2% से अधिक हो या जब एक ही व्यक्ति द्वारा 5 बार से अधिक आपत्तियां दर्ज की जाए। चुनाव आयोग इंडिया गठबंधन की मांग के आगे झुकता दिखाई दे रहा है तो मोदी सरकार भी घिरती दिखाई दे रही है। दिल्ली में आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिसे लेकर दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल लगातार सवाल उठा रहे हैं। और अब केजरीवाल ने दिल्ली की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। तो क्या कुछ लिखा है इस पत्र में केजरीवाल ने, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली में अपराध बढ़ता जा रहा है। बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर दिल्ली के पूर्व सीएम और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। उन्होंने इस मुद्दे पर गृह मंत्री से मिलने का वक्त मांगा है। केजरीवाल ने अपने पत्र में लिखा कि देश के गृह मंत्री होने के नाते दिल्ली की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी आपकी है, लेकिन ये बताते हुए बहुत दुख होता है कि दिल्ली अब देश और विदेश में अपराध की राजधानी के रूप में पहचानी जा रही है। भारत के 19 मेट्रो शहरों में दिल्ली महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध में नंबर 1 पर है। दिल्ली जान लेने के मामले में नंबर 1 पर है। दिल्ली में जबरन वसूली वाले गैंग सक्रिय हैं। एयरपोर्ट और स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकियां मिल रही हैं। ड्रग्स से जुड़े अपराधों में 350% की बढ़ोतरी हुई है। स्कूलों को मिली धमकी की वजह से बच्चों को घर भेज दिया जाता है। आज दिल्ली का हर माँ बाप, हर बच्चा बम के खौफ में जी रहा है। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से इन मुद्दों पर बातचीत के लिए मुलाकात का समय मांगते हुए कहा कि वो पूरी दिल्ली में लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। बता दें कि दिल्ली में अगले साल यानी कि 2025 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले बीजेपी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घिरती दिखाई दे रही है, जो आगामी चुनाव में बीजेपी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे स्विट्जरलैंड से भारत को लगे झटके को। कनाडा, बांग्लादेश के बाद अब भारत स्विट्जरलैंड के रिश्तों में भी तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। स्विट्जरलैंड ने भारत के साथ एक बड़ा एग्रीमेंट खत्म कर दिया है, जिसका असर भारतीय कंपनियों पर पड़ेगा। दोनों देशों के बीच व्यापार घटने की भी आशंका जताई जा रही है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। भारत को स्विट्जरलैंड से बड़ा झटका लगा है। स्विट्जरलैंड सरकार ने भारत से मोस्ट फेवर्ड नेशन यानी MFN का दर्जा वापस ले लिया है। स्विस सरकार के इस फैसले के बाद अब वहां काम करने वाले भारतीय कंपनियों को 1 जनवरी 2025 से 10% टैक्स ज्यादा देना होगा। दरअसल स्विट्जरलैंड ने डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट DTAA के तहत भारत को MFN राष्ट्र का दर्जा दिया था। DTAA एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसका इस्तेमाल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देश अपने नागरिकों और कंपनियों को डबल टैक्स से बचाने के लिए करते हैं। इसके तहत कंपनियों या व्यक्तियों को उनकी सेवाओं या प्रोडक्ट के लिए 2 अलग देशों में अलग अलग टैक्स नहीं देना पड़ता। लेकिन अब स्विट्जरलैंड ने भारत से यह दर्जा वापस ले लिया है। स्विट्जरलैंड का कहना है कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण उसे ये कदम उठाना पड़ा। आपको बता दें कि पिछले साल मैगी बनाने वाली कंपनी नेस्ले, जो मूल रूप से स्विट्जरलैंड की ही कंपनी है, इस कंपनी से जुड़े एक मामले में भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि देश में DTAA तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक कि इसे इनकम टैक्स एक्ट के तहत नोटिफाई न किया जाए।
भारत सरकार को पहले DTAA को इनकम टैक्स एक्ट के तहत नोटिफाई करना होगा, तभी स्विट्जरलैंड और भारत की कंपनियों को इसका फायदा मिलेगा और तब तक के लिए नेस्ले जैसी कंपनियों को अपने लाभांश पर ज्यादा टैक्स देना होगा। जबकि इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि विदेशी संस्थाओं में या उनके लिए काम करने वाली कंपनियों और व्यक्तियों को डबल टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया था, जिसके बाद स्विट्जरलैंड का ये फैसला सामने आया है। इस पर भारत के विदेश मंत्रालय ने भी बयान जारी किया है। भारत ने कहा कि यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA के सदस्य देशों के साथ व्यापार समझौते के मद्देनजर स्विट्जरलैंड के साथ उसकी दोहरी कराधान संधि पर फिर से बातचीत की जरूरत पड़ सकती है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।